नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। दुनिया के नक्शे पर आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने 7 समंदर पार बैठे सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। व्हाइट हाउस के बंद कमरों में खलबली मची है। पेंटागन के रणनीतिकार पसीने पसीने हैं क्योंकि इस्लामिक दुनिया में एक नई धुरी आकार ले रखी है। एक ऐसा महागठजोड़ जो मिडिल ईस्ट की पूरी बिसात को हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख देगा। रियाद की दौलत, इस्लामाबाद की न्यूक्लियर पावर और अंकारा की सैन्य ताकत। दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ने मिलकर जिस मक्का पैक्ट की नींव रखी थी वो महज कोई कूटनीतिक समझौता नहीं है। पश्चिमी देशों के अहंकार और वॉशिंगटन के वर्चस्व को सीधे सीधे खुली और आक्रामक चुनौती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अभी बाकी है। दरअसल दुनिया के होश तब फाख्ता हो गए जब इस मक्का पैक्ट में एक ऐसे मुल्क को न्योता भेजा गया जिसका नाम सुनकर ही अमेरिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो नाम है ईरान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शिया सुन्नी विवाद की दशकों पुरानी दीवारें एकजुट होकर नया रूप ले रखी हैं। कट्टर दुश्मन अब एक ही मेज पर बैठ रहे हैं। सोचिए, जब सऊदी की कूटनीति, टर्की का जंगी बेड़ा, पाकिस्तान का एटम बम और ईरान का बेखौफ जज्बा जब एक ही मंच पर एक साथ दहाड़ेंगे तो अमेरिका का क्या हाल होगा। यही वो खौफ है जो इस वक्त अमेरिका की रगों में दौड़ रहा है। अगर ये इस्लामिक गठबंधन परवान चढ़ा तो अमेरिका का मिडिल ईस्ट प्लान उसी रेगिस्तान में दफन हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया एक नए शीत युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है? क्या अमेरिका का वैश्विक रुतबा अब ढहने की कगार पर है? आज हम सवाल 10 बजे में करेंगे इसी महागठजोड़ का सबसे आक्रामक और बेबाक विश्लेषण। रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। मक्का पैक्ट में ईरान की एंट्री कैसे हुई और कैसे इसको लेकर अब दांवपेच सामने आ रहे, वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की का डिफेंस पैक्ट है ये। ईरान को गठजोड़ में शामिल करने की तैयारी है। ईरान के शामिल होने से पश्चिम एशिया का समीकरण जो है वो 4 देशों की एकजुटता से बढ़ जाएगा। रणनीतिक ताकत, अमेरिका की पश्चिम एशिया रणनीति को बड़ा झटका लगेगा। मक्का पैक्ट भी नया पावर सेंटर बनता हुआ नजर आएगा। अब इसी को लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपको, ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ जुड़े हुए, कर्नल देवानंद लोहा मरोड़ सर कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ नदीम हमारे साथ, मेजर नदीम शेख पाकिस्तान से कनेक्ट है। दोनों ही खास मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करूंगी। पहला प्रश्न आप ही से नदीम साहब, रास्ते बदल रहे हैं, नई नई कूटनीतियां सामने आ रही है, परवान चढ़ रही है, ये पैक्ट किस वजह से अहम है आपकी दृष्टि से? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह पाकिस्तान में चंद इवेंट है बहुत बड़ी कामयाबी के पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाका किया था, उसके बाद जिस तरह से मैं समझता हूँ कि ये डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट का पैक्ट है, ये बड़े इवेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह से जेडी वैंस साहब आए थे, मीडिएशन टॉक्स हुई थी, पाकिस्तान दुनिया में ग्लोबल स्टेज पर नजर आया। ये कामयाबी इसलिए है कि दुनिया में अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरी बड़ी मिडिल प्लस पावर है, यानी क्लोज टू सुपर पावर, जो म्यूचुअल डिफेंस दे रहा है, दुनिया को ब्लॉक बना रहा है नेटो की तरह। इसको हम मुस्लिम नेटो ब्लॉक भी कहते हैं। और इसमें इस वक्त दुनिया के 2 बड़े मुल्क शामिल हैं। खासतौर पे एक इकोनॉमिक पावर है सऊदी अरब और तुर्की। आपको पता है कि डिफेंस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में ये काफी आगे हैं। फिर यूरोप के गेट पे बैठे हैं, साथ इजिप्ट भी है, आना है, बांग्लादेश भी इंशाल्लाह आ जाएगा, और ये जीसीसी कंट्रीज और भी हैं, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी इंक्लाइंड है पाकिस्तान की तरफ। जैसे कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड है, पाकिस्तान इंक्लाइंड है उनकी तरफ। दो बहुत अलग चीज है, दो बहुत अलहदा चीज है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा था पीस बनाने की, अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, वो पीस दिख नहीं रहा है। डिफेंस पैक्ट तो वो लोग करते हैं, हम तो ऑफर करते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम उन्हें डिफेंस पैक्ट दें, अम्ब्रेला दें, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, क्योंकि न्यूक्लियर अम्ब्रेला ही इस वक्त लोगों को या मुल्कों को बचा रही है। बाकी इस वक्त एक नया, आप कह लें कि दुनिया में ये आ गया है
डॉक्ट्रिन की जनाब जिसके पास न्यूक्लियर है तो वही इस वक्त सेफ है। अदरवाइज कोई भी कंट्री कितना भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में और मैन्युफैक्चरिंग में आगे हो, जैसे आप लोग पुराने पुराने जहाज बना रहे हैं, कहीं SU-30 बना रहे हैं, वो 2030 में मिलेगा। ट्वेल कम से इंजन है, कम एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग भीख का कटोरा लेकर मांग तो नहीं रहे हैं JF-17 दे दीजिए, चीन के पास तो नहीं जा रहे हैं नदीम साहब? चीन से भीख के हथियारों से तो नहीं लड़ रहे हैं? एटलीस्ट भारत कोशिश तो कर रहा है, नए नए हथियारों का अख्तियार कर तो रहा है। पाकिस्तान की तरह तो नहीं है भीख का कटोरा IMF की तरफ भी बढ़ा देते हैं, फिर चीन की तरफ भी बढ़ा देते हैं। मैं समझता हूँ कि शायद आप लोग की उधर इंटेलेक्ट की कमी है, जो प्लानिंग है आपकी मिलिट्री प्लानिंग में कोई इंटेलेक्ट की कमी है। पुराने लोग बैठे हैं, वो वही कहते हैं कि जी डंडे से मारेंगे लोगों को बस। तो कन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ ज्यादा हैं, SU-30 बना रहे हैं, इधर साथ लगे हुए हैं तेजाज मार्क 1 के ऊपर, वो भी 2030 में मिलेगा। स्क्वाड्रन है नहीं पूरे आप लोग के पास। कट गई आपकी रील, कट गई, दिखा दीजिएगा आसिम मुनीर को, कट गई आपकी रील। लेकिन आपको हकीकत बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकाने आपके उड़ा दिए थे। आपका ना डिफेंस सिस्टम काम किया, ना आपके हथियार काम आए, ना आपके आतंकी काम आए। 9 नहीं 18 थे, आपने 18 उड़ाए। मान लिया 18 भी हो सकते हैं, क्या पता उसके अंदर भी 2-2 बेसिस आपने बना दिए हो। मान लीजिए, आप ही क्लियर कर दीजिए, हमने तो 9 ही बताए। मैं जब यहाँ आता हूँ तो वाकई मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वहां पाकिस्तान में हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती। वो तो ये समझ नहीं आता कि किस तरह से आवाम का जो आप कह लें कि माइंड सेट को ये चेंज कर किया जाता है। अरे ईरान की तरफ से तो आए नहीं लोग, प्रतिनिधि पहुंचे नहीं पाकिस्तान, पीस टॉक में सुन नहीं रहे आसिम मुनीर को। देखें अभी गए हैं, पीस टॉक ज़ाहिर है दोनों मुल्कों की मीडिएशन है, जब दोनों राजी हो। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि इस एरिया में जंग को तो हमने रोका, अदरवाइज ये जंग कितनी, उसने एक दिन पहले बयान दिया था कि हम जोग्राफी से मिटा देंगे। जहां तक ताल्लुक है ईरान का हमारे पैक्ट के अंदर शामिल होने का, ईरान भी किसी टाइम पर इस पैक्ट में शामिल हो सकता है। ईरान क्योंकि इस वक्त अभी जंग की सिचुएशन के अंदर है, सूरत हाल में है, उनके यहाँ वॉर चल रही है। जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती जाहिर है वो कोई डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही उन्हें कोई ऑफिशियल इस तरह की इनविटेशन अभी तक जो है वो कह रहे हैं कि हमें दी गई है। पाकिस्तान चाचा क्यों बन रहा है? पाकिस्तान क्यों चाचा चौधरी बन रहा है इस बीच में? देखिए पाकिस्तान रहने दे, दो मुल्कों की लड़ाई है बीच में, क्यों इसमें आप लोग तांडव कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अमेरिका ईरान सक्षम है लड़ने में और पीस बनाने में, दोनों में ही। देखिए ऋतु, बात यह है कि पाकिस्तान पहले से ही चौधरी है इस्लामिक दुनिया का, और हम मुस्लिम उम्मा के ऑलरेडी लीडर हैं पहले से, और ये सारी दुनिया मानती है। मजाक नहीं हो सकता। साई सर ठीक है, साई सर अभी मक्का पैक्ट को लेकर बात हो रही है, लेकिन एक प्रश्न इसमें इस पूरे पैक्ट को लेकर, इस डिफेंस डील को लेकर तो है ही, इसमें पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट को लेकर उठ जाता है। पाकिस्तान इसमें जैसे ही इन्वॉल्व होता है वो अपने आप में क्रेडिबिलिटी के नाम पर जीरो हो जाता है। जय हिंद ऋतु, एंड जय हिंद टू द पैनलिस्ट्स आल्सो। एक पैक्ट ऑफ कन्वीनियंस बोल सकते हैं। ये अलायंस इज अ अलायंस ऑफ कन्वीनियंस। पाकिस्तान को इंडिया से, तुर्की को इजराइल से और सऊदीया को ईरान से कुछ मिलिट्री थ्रेट्स और उससे रिलेटेड कुछ अंडर कॉन्फिडेंस या अपने गोला बारूद जो उपलब्धता है या जो टैक्स हैं उसमें कुछ वीकनेसेस दिखती होंगी, तभी आप एक वाइडर अम्ब्रेला खोजते हो। अदरवाइज अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपने डिफेंस के लिए, तो आप दूसरे कंट्री से कभी अलाई नहीं करोगे, क्योंकि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। पहली बात तो हम धरातल पे जो डेवलपमेंट्स है उसको एनालाइज करें कि ये एक कन्वीनियंस का अलायंस है, बिकॉज तीनों नेशंस को कुछ डायरेक्ट खतरे हैं अपने एडवर्सरी से और उनको अपने ऊपर भरोसा कम है, तो हम ज्वाइंटली कुछ कर लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मेजर नदीम को ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला इस पैक्ट के तहत एक्सटेंड नहीं होता है सऊदीया और तुर्की को। पाकिस्तान की अवेलेबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज कैनॉट बी एक्सटेंडेड टू सऊदीया एंड तुर्की अंडर दिस पैक्ट। ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, शायद मेजर को अभी नहीं पता होगा, उनकी कंट्री में बहुत लोगों को इस मुगालते में रखा गया। इसके बारे में डिटेल्स उनको चेक कर लेनी चाहिए। तीसरा, इसमें कुछ इनबिल्ट फॉलीज हैं, मेजर फॉल्ट लाइन्स हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदीया के साथ पिछले साल एक डिफेंस पैक्ट कर चुका है सिमिलर, और उस डिफेंस पैक्ट के बाद ईरान ने डायरेक्ट हमले किए हैं सऊदीया पे। तो ये ईरान एंगल तो अभी हम भूल ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस तरह का बेवकूफ़ी मेरे ख्याल पाकिस्तान भी नहीं करेगा कि दो वॉरिंग नेशंस के साथ एक सिमिलर डिफेंस पैक्ट कर ले।
और इसके बाद एक वाइडर चीज जो समझने वाली है आपके दर्शकों के लिए ऑल अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया हो पाकिस्तान हो, कि ये डिफेंस पैक्ट है, इसमें एक्टिव मिलिट्री सपोर्ट का जिक्र अभी तक नहीं है जैसा कि नाटो के कुछ क्लॉजेज में है। और अगर मक्का डिफेंस पैक्ट में भी ऐसा कुछ है तो किन्हीं कारणों से सऊदी, तुर्की एंड पाकिस्तान तीनों सिग्नेटरी नेशंस ने उन डिटेल्स को अभी जग जाहिर नहीं किया है। इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, म्यूचुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंसिव नेचर, पैसिव नेचर ऑफ पैक्ट है। इससे किसी भी और देश को डरने की कोई जरूरत नहीं है एज इट स्टैंड्स टुडे, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि लड़ाई होगी तो उनकी तरफ से कोई सोल्जर्स लड़ेंगे किसी दूसरे नेशन के लिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पैक्ट की और जितने अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, ये डिफेंसिव नेचर का पैक्ट है। पीस टाइम के ज्यादा एक्सरसाइजेस हैं, एक दूसरे को हथियार से ट्रेनिंग देना, एक दूसरे को सैलरीज देना, कुछ पाकिस्तान के लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करना, जैसे गाजा पीस प्लान में नहीं, वो मोरक्को और अलग अलग गरीब कंट्रीज के सैनिकों को अमेरिका भेज रहा है, वो कंट्रीज खुशी खुशी भेज रही हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है 1500 तो लोगों अभी को। हमने देखा आशीष साहब, सर सऊदी में जो हूती ललकार रहे थे, हूती हमला कर रहे थे, पाकिस्तान ने पहले सेना भेजी लेकिन अटैक नहीं किया। वहाँ जाते झोला उठाकर आसिम मुनीर घूम कर चले आते हैं, टहल कर चले आते हैं। नदीम शेख अभी हंस रहे हैं लेकिन इस पर जवाब नहीं होगा डेफिनेटली। नदीम जी देखिए, हम सर आशीष ने बहुत अच्छे एनालिसिस किए कि कन्वीनियंस वाला भी है, और उनको जब डर होता है, जैसे अमेरिका ने नेटो के साथ बनाया तो उसका मतलब ये कि उन्हें किसी से डर है, वो ज्वाइंट डिफेंस करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सऊदी अरब के पास क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटी आपको पता है नहीं है, पाकिस्तान की ऑलरेडी वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय हो चुकी है। तो आशीष अगर चेक करेंगे तो हमको शायद मिल भी जाए कुछ इन्फॉर्मेशन कि हमारे तमाम क्रूग बैलिस्टिक मिसाइल्स जो उसके पैरामीटर के ऊपर जो हैं, एवरी आप समझ लें कि वेक्टर सारे हमारे वहाँ डिप्लॉय हो चुके हैं, और हमारी फोर्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकरीबन के आप डिवीजन प्लस क्या लें, आप समझते होंगे ये चीज़ अच्छी तरह से वर्ड, और कोर माइनस भी कह सकते हैं। तो बहरहाल ये सब डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, जो आपकी बात की इंडिकेशन करती है। अरे डिप्लॉयमेंट का क्या करना है, वहाँ पर हमले हो रहे हैं, ललकार रहे हैं सऊदी अरब के लोगों को, और आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैठा कर बैठे हुए हैं और यही माला जप रहे कि हमने तो भेज दी, मदद के लिए सहायता दे दी है। इस वक्त कोई भी ऐसी पाकिस्तान का एक्शन नहीं कर सकता जो दो वेरिंग स्टेट्स हैं आपस में, कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान है, हम उसमें कूदना नहीं चाहते। और अभी हम रिस्ट्रेंट, इसको रिस्ट्रेंट कहते हैं फौज की ज़बान में, तो वो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं रिस्ट्रेंट। सऊदी अरब को भी कराया है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भी कर रहा है। अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कोई ऐसी एलिगेशन नहीं आई कि पाकिस्तान ने हमें डिफेंड क्यों नहीं किया, हालांकि हमारा एयर डिफेंस भी अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुंच चुका है। और यही मैं बता रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट अगर आप चेक करेंगे तो आपको नजर आएगी। इसी तरह से कान प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तुर्की के साथ, 2028 में इसकी पहली प्रोडक्शन है, पहला जहाज जो है 2028 के अंदर जो है वो मंजर आम पे आ जाएगा और तुर्की की अफवाज को मिल जाएगा जो उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी रिक्वायरमेंट दी हुई है, और पाकिस्तान जो है खुद इस प्रोजेक्ट को चला रहा है, अज़म के तहत है। प्रोजेक्ट अज़म के नाम से पाकिस्तान जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा जो है वहाँ पे ये पूरा सेटअप बन चुका है। तो इंशाल्लाह फिर जनरेशन प्लेन भी हम बना रहे हैं। आप लोग लगे रहे तेजाज 2 और तेजाज 1 और तेजाज 1A और जनाब ये SU-30 हवाइयां गुल हो गई थी। सुनिए, आपके JF-17 की हवाइयां गुल हो गई थी, आसमान में दिख भी नहीं रहा था, ऐसा धुआं किया था, दिख भी नहीं रहा था। ऑपरेशन सिंदूर वापस याद मत दिला दूं मैं आपको, जब तक स्टेल्थ पे नहीं जाएंगे आपकी एयरफोर्स बेकार है। तेजस ने जो तेजस्वी अवतार लिया था ना आपका, JF-17 टिक नहीं पाया था, चाइनीज ब्रांड। आनंद सर प्लीज जवाब दीजिएगा इनको। नहीं, मुझे सवाल पूछें आप, एग्जैक्टली किसका जवाब क्या देना है। नदीम साहब कह रहे हैं कि ये पूरा साझेदार पैक्ट इन्होंने बनाया, डिफेंस डील बनाया, नया गठबंधन इतना प्रचंड है कि कॉम्बैट पावर अमेरिका के अगेंस्ट, पश्चिम के अगेंस्ट इस तरीके से कि मजबूर होंगे इन चारों मुल्कों के साथ आने से। देखिए, जहां तक इस पूरा अलायंस का ताल्लुक है, मैं बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, पर मैं मानता हूं पाकिस्तान जैसा देश जो धर्म के आधार पर दुनिया में पहला बना था, भारत से निकल करके बाहर निकला था,
उनकी मानसिकता आज भी एक धर्म के आधार पर दुनिया को इकट्ठा करना है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं, कितने हवाई जहाज मारे, मेजर नदीम कह रहे हैं हमने ये बना लिया। इनकी मानसिकता समझनी पड़ेगी कि आफ्टर ऑल ये अलायंस पहले सुन्नी अलायंस के रूप में मैं देखता था। भाई इन्होंने अपना किया, फिर उसके सऊदी किया, फिर तुर्की को लेके आए, फिर बांग्लादेश भी कूद रहा है, और अब ये ईरान की चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि क्या ये अलायंस बन सकता है। मेरा ये मानना बिल्कुल बन सकता है, बनने के कागार पर है, समय लग सकता है। दूसरी बात, इस अलायंस को ये क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि ये जो इनका इलाका है, जो मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं, जो भी कहो इन देशों का, ये सारे इस्लामिक राज्य हैं और ये राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। और इसको लड़ने से अपने आप को रोकने के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व है, एक तरफ रूस के साथ जुड़े हुए हैं और कुछ लोग इजराइल के विरोधी हैं। तो देखिए बन सकता है, मुझे लगता है समय के साथ बनेगा। अब इसमें दो चार मुख्य बिंदु हैं जो मैं बताना चाहूंगा। पहला बिंदु है कि हम नाटो से कंपेयर कर रहे हैं। आज के दिन यकीनन नाटो से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना ही तो इनके अंदर इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर है, ना ही कॉमन ऑपरेशनल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ना ही इंटेलिजेंस शेयरिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखता है, ना ही जॉइंट प्लानिंग है, ना ही कोई इन्होंने नाटो की तरह कोई एक्सपीरियंस है। बट यकीनन इसको अनदेखी नहीं की जा सकती। नदीम साहब जो चाहे सो बोले, पाकिस्तान एक धूर्त राजनीति का केंद्र है। वो एंटी इजराइल, एंटी भारत पे बना हुआ है और इनका मकसद है कि कोई न कोई तरीके से, इन्होंने खुद ने कहा हम इस्लाम का परचम लहराते हैं, तो ये इनकी बात सही है। इनसे हमें इसको अनदेखी क्यों करनी चाहिए। पर जहां तक भारत का ताल्लुक है, हमारे विद्वान बार बार हमको कबूतर की तरह सोचते हैं। कबूतर के जब बिल्ली झपट्टा मारती है तो आंखें बंद करके सोचता है देयर इज नो डेंजर। भाई डेंजर है, इस्लामिक नाटो का डेंजर है। आप सोचिए 57 देश एक साथ आज नहीं कल करेंगे। चलिए आज हो सकता है, जैसे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि इनका कोई ऑफेंसिव नहीं है। अरे भाई काइनेटिक आने में क्या देरी लगती है, विचार एक साथ इकट्ठा हो रहा है। मैं इसको दुनिया के लिए खतरा देखता हूं, भारत के लिए खतरा देखता हूं, इजराइल के लिए खतरा देखता हूं। और रही बात ईरान को क्यों लेके आ रहे हैं, देखिए ये शिया सुन्नी लड़ाई करते रहते हैं, नदीम साहब स्वीकार करेंगे। अब इन्होंने देखा कि ईरान अगर छूट गया, ओआईसी से ज्यादा ये प्रभावी हो पाएगा क्या आनंद सर? जी, ओआईसी से क्या ये 4 देशों का जुटान, ये गठबंधन प्रभावी होगा? देखिए आईओसी देखिए अलग तरह गठजोड़ था, पर था तो इस्लाम के आधार पर, था विचारधारा के आधार पर। अब भारत का दुर्भाग्य है कोई हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, पर अब जब ये इकट्ठे हो रहे हैं मिलिट्री अलायंस के नाम से, चाहिए आप उसको डिफेंसिव बोलो, चाहिए उनको स्ट्रेटेजिक बोलो, बट है तो मिलिट्री अलायंस ना। और एक तरफ ये बातें खुल के कह रहे हैं कि भाई हम न्यूक्लियर राष्ट्र हैं, वो इनको पता कितना, हमें उसकी बात नहीं करनी है। ईरान जहां तक तुर्की का ताल्लुक है, नाटो साथी है, नाटो टेक्नोलॉजी है, सऊदी अरेबिया पैसे का भंडार है। तो देखिए ये खतरे की घंटी है। अमेरिका जानता है, भारत जानता है, इजराइल जानता है। अब ये भविष्य में कैसी रूपरेखा लेखा मैं ये नहीं जानता हूं, पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी पर एक प्रश्न प्रश्न कहा गया कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट के रूप में ये आया, लेकिन क्या ये प्रश्न इसके साथ साथ खड़ा होगा कि ये जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है? मैं रीट्रेट करूंगा, ये कन्वीनियंस का अलायंस है। अपनी कमियों को कवर करने के लिए, अपना जो इनका अंडर कॉन्फिडेंस है कि ये इंडिया के साथ युद्ध नहीं कर सकते या इजराइल के साथ खड़े नहीं हो सकते बिकॉज बहुत ज्यादा पावर इम्बैलेंस है, तो इसके लिए चलो एक कुछ बनाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत मेजर एक पोस्चरिंग का हिस्सा होता है। वॉर मॉन्गरिंग, फियर मॉन्गरिंग, जहां भी तानाशाही या मिलिट्री डोमिनेंस ओवर सिविल गवर्नमेंट होती है, वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई मुद्दे क्रिएट करते रहते हैं अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए, अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि देखो जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक फियर मॉन्गरिंग का ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। मुझे अभी भी लगता है कि पहले तो ये 3 नेशंस का ही है। ईरान का ना कोई ऑफर गया है, ना उधर से कोई रिस्पॉन्स आया। वो छोटे लेवल के ऑफिसर्स के बोल देने से कि हम भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं, या बांग्लादेश और सीरिया कभी बोले तो बांग्लादेश को लेकर के भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि बांग्लादेश आता है, लाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी ये नापाक साजिश करता रहता है, बांग्लादेश को साथ में लाने के लिए रिझाने की कोशिश भी कर रहा है। देखो बांग्लादेश में चाइना कुछ ट्राई कर रहा है, क्योंकि चाइना को नेपाल, बांग्लादेश को मैनेज करने की जरूरत होती है, उनको भी इंडिया से थ्रेट है।
जब तक हम मिसेस हसीना को इंडिया में रखेंगे, बांग्लादेश अपसेट रहेगा फॉर राइट रीजंस, क्योंकि अब उनकी ऑपोजिशन पार्टी वहां लीड में है, वो चाहते हैं कि हम इनको वापस कर दें। एज अ पोटेंट नेशन हम इस तरह के डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेते हैं। हमने किसी को अगर यहाँ पे छिपा के बचा के उसकी जान रखी हुई है एक नेशनल लीडर को, तो वैसे वापस नहीं किया जाता। अगर कल को इमरान खान आके इंडिया में असाइलम मांगते तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज नॉट कि दुश्मनी है तो किसी को भी कहीं फेंक दो, लीडरशिप की एक वैल्यू होती है। तो इस वजह से बांग्लादेश भी इस समय पोस्चरिंग कर रहा है कि जी हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, एज इफ हमको उससे वाकई कोई फर्क पड़ेगा। इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ 3 फ्रंट वॉर। और एक चीज और मैं हाईलाइट कर दूं, जस्ट फॉर कंपैरेटिव स्टडी, कि हम अभी 5th जनरेशन 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स या फाइटर एयरक्राफ्ट को हम वेपन डिलीवरी सिस्टम मानते हैं। और हमने इस वॉर में देखा है ईरान के नहीं कि वेपन डिलीवरी सिस्टम को सर एक ऐसा मुल्क बांग्लादेश जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जो खुद अभी एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है, अभी वहाँ पर सरकार को लेकर के जो ऊहापोह थी वो भी खत्म भी नहीं हुई है, और इस बीच अगर वो इन्वॉल्व होता है तो वो ताकत देगा या सिर्फ और सिर्फ ये धार्मिक तौर पर एक फुटप्रिंट्स ऐड ऑन करने की कोशिश होगी? जब आपने रूट्स को भूल जाते हैं कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था, जो नई जनरेशन है, जब उनको हिस्ट्री हम चेंज करके बताते हैं, इसीलिए इंडिया में आप देखेंगे हम हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में अगर गलत पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, चाइना क्यों चाइना है? क्योंकि अपनी हिस्ट्री नहीं भूलते। तो बांग्लादेश इस समय थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। वो उसी ट्रैप में जा रहा है चाइना के, जिसमें पाकिस्तान गया था। अमेरिका ने ट्रैप किया, चाइना ने ट्रैप किया, पाकिस्तान ट्रैप में गया कि उनकी हेल्प ले लिए, उनसे पैसे ले लिए, उनको अपनी जमीन, रेयर अर्थ एलिमेंट। नदीम साहब तो कह रहे हैं कि साझेदार रिश्ते हैं चाइना के साथ, कहते आए हैं इतनी दफा। हाँ, मैं वो एक मुद्दा खत्म करना चाहता हूँ रितु, कि हम ये जो 5th जनरेशन और हम तेजस 1 तेजस 2, हाँ हमें भी इस तरह के R&D करने का हक है। अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ मेजर डिफेंस इक्विपमेंट हम हार्डवेयर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन हम अपने तौर पे इंडिपेंडेंट एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स तक पहुंच चुके हैं। हम उसका प्रोपेगेंडा नहीं करते। जो दुनिया के 1 या 2 या 3 नेशंस के पास है एंटी सैटेलाइट, जो कि फ्यूचर है वॉरफेयर का, जहां से सारा वॉरफेयर कंट्रोल होता है, उस सैटेलाइट को डिमोलिश करना, इस तरह के बहुत मेजर डेवलपमेंट, एक्चुअल वॉर टाइम टेस्टिंग, पीस टाइम टेस्टिंग कर चुके हैं उन सिस्टम्स की। तो हमारे डिफेंस प्रोग्राम को अंडर एस्टिमेट करना या रेटरिक में, जैसा कि उन्होंने मेजर नदीम में वर्ड यूज किया था, नहीं, नॉट रियली। मे बी हमारे कुछ प्रोग्राम्स डिलेड हैं, लेकिन उन प्रोग्राम्स पे हमारा फोकस कितना है, और जो फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं जैसे ड्रोन्स का, जैसे सैटेलाइट डिफेंस का, सैटेलाइट एंगेजमेंट्स का, उसमें हम बहुत आगे हैं, दुनिया के पहले 2 या 3 नेशंस में हैं। तो हमें इस तरह का फ्यूचर वॉर में क्या होगा, किस तरह से होगा, उसके लिए बहुत डीप स्टडीज की जरूरत है। पाकिस्तान फिर भारत को ललकारने की कोशिश कर रहा है क्या? क्योंकि हमने देखा जितनी दफा इंटरेस्ट पाकिस्तान का रहता है किसी भी डीलिंग में, किसी भी स्ट्रेटजी में, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू भारत को लेकर चलता ही चलता है। पाकिस्तान की मिलिट्री, ऋतु, इट इज द मिलिट्री देयर। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के सिविल गवर्नमेंट, इमरान खान की पार्टी, नॉट रियली। इट इज द पाकिस्तान मिलिट्री, द ISI, जो वहां फियर मॉन्गरिंग करते रहते हैं, इंडिया बैशिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी एग्जिस्टेंस, करप्ट लोग हैं, उनको अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है उस देश में। इसलिए कभी सऊदीया के साथ, कभी तुर्की के साथ, कभी इजराइल का, कभी इंडिया का, उनको इसी से उनका एग्जिस्टेंस है। ये बात पाकिस्तान के लोगों को समझनी पड़ेगी। आनंद सर आ रही एक बड़ी खबर इस बीच, मक्का पैक्ट में ईरान की एंट्री की आहट सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान ने ईरान को भी न्योता दिया है। तेहरान के सामने मक्का पैक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव रखा गया। ईरान की एंट्री से शक्ति समीकरण क्या बदलेगा, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। और क्या ईरान इसमें साझेदार बनेगा भी या नहीं, इसमें भी कोई संदेह है। सऊदी, पाक, टर्की की चाल से अमेरिका परेशान है। मक्का पैक्ट पर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। मुस्लिम देशों की नई घेराबंदी से हलचल तेज हो गई, बदल सकता है पश्चिमी एशिया का पावर सेंटर। लेकिन इसके बाद प्रश्न यही नदीम जी, अभी तक तो अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रहे थे, आप इधर दूसरी खेमे में चले गए। कोई स्टैंड है नहीं है पाकिस्तान का? जहां आपके इंटरेस्ट सधे वहीं चले जाएंगे आप। देखिए, आप छोटी, आपने शायद अभी क्रिकेट नहीं खेला, इसको कहते हैं विकेट के दोनों तरफ खेलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, आप बड़े, आप ही बता दीजिए, आप बड़े, आप ही बता दीजिए मुझे। ये बताइए, अमेरिका की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, ये जो 4 देशों का गठबंधन बना है उसकी तरफ से अमेरिका के खिलाफ करेंगे? एक बार एक आंसर। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक ग्लोबल विलेज है,
तो आपको सबके साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो मेंटेन करने होते हैं। यही डिप्लोमेसी की कामयाबी होती है। और जब आप somehow the other, फिर अगर यही आपके तो गड़बड़ हो diplomatic गई, relation- यही तो गड़बड़ हो गई। आपने मुझे छोटा तो कह दिया, लेकिन आपका जवाब जी। बहुत छोटा आया, उससे भी ज्यादा छोटा आया। देखिए, बात यह है कि ये पाकिस्तान ने इस वक्त चाइना, अमेरिका, मुस्लिम उम्मा सबके साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। हम दुनिया में इस वक्त रेलेवेंट हैं, ग्लोबल स्टेज पर हैं। क्या खास और इस रिश्ते हैं वक्त आपके अमेरिका के साथ? फिर दो चीजों में क्यों हम बना रहे आपसे आगे गठबंधन, निकल क्यों गए बना हैं। रहे हैं? ईरान को क्यों शामिल करना चाह रहे हैं? मत करिए वो ना। इसलिए कि आप लोग शोर मचा रहे थे, आप लोग शोर मचा रहे थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद है, सुन्नी इत्तेहाद है, तो हमने उनको भी ऑफर दे दिया। हमने कहा Hats यार off तुम to भी your आ जाओ ताकि experience. इनकी जबान तो बंद करें यार, आनंद सर, ताकि इनकी जबान तो बंद करें। आनंद तो सर। इसलिए हम देखिए, इधर भी आ गए। मोनिका, सॉरी रितु जी, मैं दो बात बताना चाहता हूँ। पहली बात देखिए, पाकिस्तान क्या है हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके हित है, वो अपने हित के हिसाब करेंगे। और वो आतंकवाद का एक सेंटर है जहां से वो आतंकवाद दुनिया में फैलाते हैं। अब मैं बताता हूँ ईरान के पास क्यों गिड़गिड़ाते गए हुए हैं। मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्यों कर रहा है, अरे भाई उनकी मर्जी है, और जिसको जो करना है करेगा, वो क्या है। पर ये ईरान के पास गए, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान खुद टेररिज्म का सेंटर है, ये माने या ना माने। अब इनके देश में क्या चल रहा है ये जाने। ईरान उतना ही बड़ा टेररिस्ट का सेंटर है। हिजबुल्ला, हमास, हुती, ये तीनों क्या है? ये प्रॉक्सीज के नाम के बट है तो टेररिस्ट ग्रुप्स। और दुनिया में आज इन्होंने सबको बना रखा है। तो इन्होंने, पाकिस्तान की सोच कोई गलत नहीं है। ये आतंकवादी लोग हैं, आतंकवादियों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये आतंकवादी दोनों कभी साथ नहीं आ सकते, क्योंकि कहते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इनकी विचारधारा अलग है, सुन्नी की सोच अलग है, शिया की अलग है। और उसके अलावा भी मान लो दोनों एक जगह मिल गए एक दिन, मिलने के बाद भी तो आतंकवादी है ना। ये कैसे भारत विरोधी पर ये एजेंडा कैसे हित है? कैसे ये इजराइल आनंद विरोधी। सर, ये कैसे हित है? मान लिया हमारे हित के नाम पर भी कैसे हित है? ये अपने मुल्क के लोगों के नहीं है, आवाम के नहीं है, कैसे हित साध रहे हैं? आतंकियों के हित साध रहे हैं क्या नदीम साहब? पता है, ये सारी कामयाबियां आवाम के लिए ही होती है और मुल्क इनसे ये आतंकियों के लिए हो रही है, क्योंकि अब कभी अमेरिका की तरफ चले जाते हैं, फिर चीन की तरफ, फिर ईरान को आप इनविटेशन दे रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये दोनों पैनलिस्ट भी, कि पाकिस्तान को आज तक किसी दुनिया के मुल्क ने स्टेट स्पॉन्सर्स टेरर कंट्री डिक्लेयर नहीं किया। जैसे आपका डिक्लेयर हुआ है अफगानिस्तान, जैसे सूडान, जैसे इजराइल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुल्कों के नाम मैं गिना सकता हूं, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज एक और बता दूं, सर आशीष को, मैं इनसे बात नहीं कर रहा, सर आशीष से कर रहा हूं, मेरे सीनियर हैं, कि सर आशीष आपने एक बात की थी कि पाकिस्तान एंटी इंडिया सेंटीमेंट नहीं रखता। पाकिस्तान की अवाम नफरत का सेंटीमेंट नहीं रखती हिंदुओं के साथ। पाकिस्तान का कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ, हाँ पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, उसको रिजॉल्व कर लें, या तो कहें यार जो भी स्टैंड स्टिल इस पे आ जाओ, स्टेटस को हमेशा के लिए मेंटेन करो, फोर्सेस विथड्रॉ करो, इस तरह की चीजें करो। इसमें अगर कोई हम दो राय समझते नहीं हैं होनी ये दोनों चाहिए। तरफ से टेररिज्म और हो रहा आपके है, ढिंडोरा तो वो मत इंशाल्लाह कीजिए। खत्म हो जाएगा। आपके देश अगर का अगर निर्माण, इसके आपने कहा क्योंकि था आप हम देखिए हिंदुओं कि के साथ नहीं रह जीएनएलएफ हो रही सकते, है, और पाकिस्तान तो आपने ज्यादा इस्लाम के नाम पर बल्कि फसाद दुनिया में किया नंबर है। 1 मुल्क है इस वक्त, अब ये जो लिपापोती मोस्टली नहीं चलेगी इम्पैक्टेड नदीम। मुल्क यू है आर अ जो यंग मैन, टेररिज्म के साथ। कभी नहीं तो चलेगी। ये हमें बेवकूफ इस बनाना दोस्ती बंद को करो लेके भाई। चलना है, देश के इस टुकड़े मोहब्बत को पाकिस्तान लेके के चलना हुए है। थे धर्म के आधार पर, अगर और हमें उसके बाद आपने ग्रीवेंसेस हैं आतंकवाद तो फैलाया कोई पूरे दावा भारत लेके में, आना है, कोई कसूर में विटनेस पिटाई लाना है, खाई। आप आपने कोर्ट में देखे हमें 71 वो में लेके जाएं आपने और अपने अपने भाइयों को नहीं साथ एक बख्शा मुल्क है, को खड़ा बांग्लादेश करें, के चाहे लोगों को। मालदीव हो, चाहे 60 लोगों भूटान की हो, हत्याएं की वो खड़ा थी। होके कहे कि हाँ ये जी दोषी हमने है। भी डोजियर देखा ऑपरेशन और सर्च लाइट पाकिस्तान में एक आप क्या आतंकवाद किया मुल्क था? है। दोबारा पाकिस्तान में मिलिट्री मैंने आवाम ऑफिसर, में कोई मुझे सेंटीमेंट बताओ, नहीं देखा हिंदुओं के ऑपरेशन लिए, सर्च लाइट क्या था? हिंदुस्तान के लिए, अरे भारत को बल्कि छोड़ो, मोहब्बत आप ही तो देखिए। अपनों हम को तो नहीं छोड़ते हो। फिल्म देखते हुए और रो होते आपकी हैं, लीपा अमिताभ बच्चन पोती की आप करते या दुनिया शाहरुख नहीं खान मानती। की, अरे या यार, शादी आपको हुआ मान के क्या तो करेगा? कि आप उसकी खुद माँ को आतंकवादी जब हैं, तकलीफ हो गई या आतंकवादियों के उसका साथ भाई रहते मर हैं, गया या उसके बच्चे निर्दोषों को की कुछ हो हत्या गया, ठीक है करते हैं। आनंद सर, आप आनंद किसी को सर, खुद एक को सवाल, नहीं मिली। एक सवाल नदीम जी, आप बड़े होने के नाते ही मुझे बता दीजिएगा, किसके साथ है पाकिस्तान? सऊदी के साथ, अमेरिका के साथ, चीन के साथ, या बांग्लादेश को साथ लाएगा? ईरान को इनवाइट कर ही दिया है। कौन सा पहलू चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ये कौन सी डिप्लोमेटिक ट्विस्ट एंड टर्न है? एक तो कोई नीति होती है, एक भी नीति नजर नहीं आ रही है, कहीं से न्यूट्रल नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। जब इंसान की नीयत सही होती है ना, तो उसे फिर दुनिया क्या में सब नीयत सही है? लगता है। सऊदी अरब में आपने सेना भेज रखी है, अमेरिका के साथ आप लग रहे हैं ईरान के अगेंस्ट, अब इस गठजोड़ में आप ईरान को इनवाइट कर रहे हैं, दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं।
ना इधर का ना इधर का। हमारी सारी एक्सपोर्ट अमेरिका में जाती है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, जीएसपी प्लस का हमें स्टेटस मिला हुआ है अमेरिका में भी। लग रहा है मैंने आपकी कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है जरा। ये जो कर्ज वाला जो लोटा है, ये कटोरा है, ये आपको भारी पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं, देखें, ये हमारे मुल्क की पुअर गवर्नेंस है, चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस हैं। वी आर फाइटिंग विद इट, और इंशाल्लाह जिस तरह के ये हालात आप देख रही हैं, इससे आपको भी लगेगा। चलिए, आपने एक्सेप्ट तो किया कि आपको आप इनवाइट कर रहे हैं, आप लोगों को बुला रहे हैं, पीस टॉक करवा रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे आपके। साहिर सर, मक्का पैक्ट कितना कारगर होगा नेटो के कंपैरिजन में? क्या ये ऐसा कोई अलायंस फॉर्म हो पाएगा नेटो को कॉम्पीट करे जो? एक मिनट नदीम साहब, साहिर सर जवाब दीजिएगा। रितु, आपने जो पॉइंट उठाया ना, वो मेजर नदीम को शायद ओवरलैप हो गया। ये टेक्निकल इशू है कि एक कंट्री दो वॉरिंग नेशंस के साथ, ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, ईरान और सऊदीया लड़ रहे हैं, और हम मक्का पैक्ट में सऊदीया के साथ ईरान को लेना चाहें। Absolutely. इसमें बड़ा मेजर फॉल्ट लाइन है ना। दिस इज जस्ट डिस्कशन ऑफ स्टूडियोज। ये हो नहीं सकता। ईरान इसको मैनिपुलेट करना चाह रहा है क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने ग्रिप में लेना चाह रहा है। ये सारी बातें इनकी थिंक टैंक को समझनी पड़ेगी कि ईरान इस समय क्या गेम खेल रहा है इनके साथ भी, दैट इज पाकिस्तान के साथ। इफ ईरान इज हिटिंग सऊदी एंड पाकिस्तान इन इट्स मैच्योर डिसीजन, गॉड ब्लेस देम, उन्होंने अभी रिस्पॉन्स नहीं किया है। इसके टेक्निकल कारण भी होते हैं क्योंकि अमेरिकन बेसिस से रिस्पॉन्स हो रहा है ईरान के हमलों का। ईरान के हमले मेनली सऊदीया के यूएस बेसिस पे हैं, तो उसमें पाकिस्तान इंटरवेन कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक चर्चा चली थी कि हम करेंगे जब देखेंगे। तो आप दो वॉरिंग नेशंस के साथ सिमिलर डिफेंस पैक्ट नहीं कर सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल है कि तुर्की को F-35 एग्री करने के बाद पेंटागन ने उस पर रेड फ्लैग किया था कि तुर्की के पास रशिया के S-400 सिस्टम्स हैं, तो एनिमी के सिस्टम्स जिस कंट्री में रहेंगे उसको हम अपना प्राइम सिस्टम F-35 नहीं देंगे। और उसके बाद इन्होंने, अभी मैं 1 महीने की बात कर रहा हूं पिछले, तो ये सारी टेक्निकलिटीज, या तो जनरल मुनीर को कुछ और ही ख्वाब हैं उनके, पाकिस्तान को रूल करने के, डिक्टेट करने के, ऐसा बन जाने के जिसपे कभी कोई केस ना चल सके, इस तरह के ऑर्डर्स पास करा लें नवाज शरीफ से कह के। इस तरह की चीजें वो अपने लिए पर्सनली कर रहे हैं, और इस बेचारे नेशन को, इनकी आवाम को, इनकी जुंटा को नहीं सर, बेचारे नहीं कह सकते। बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। अपने हितों को साधने के लिए, आवाम को चलने के लिए कहीं से बेचारे नहीं कहा जा सकता इन्हें। इनके यहाँ से प्रतिनिधि के रूप में इनके फील्ड मार्शल जाते हैं, फील्ड मार्शल सॉरी, आसिम मुनीर साहब जाते हैं, इनके प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। दिस शोज कि वहां पर सेना कितनी ज्यादा कारगर रूप में काम कर रही है। वहां पर कोई डेमोक्रेसी, कोई नियम और कोई सरकार काम नहीं कर रही। एक बड़ी खबर इस बीच, पाकिस्तान, सऊदी, टर्की ने बड़ा रक्षा समझौता किया। तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का संकल्प लिया है। एक सदस्य पर सशस्त्र हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा। हमले की स्थिति में साझा रक्षा की प्रतिबद्धता रखी जाएगी। टर्की की सैन्य क्षमता और रक्षा इंडस्ट्री हथियार बनेगा। नेटो की तरह मक्का पैक्ट में भी सामूहिक रक्षा का सिद्धांत रखा गया है। ये कितना क्रूशल होगा साहिर सर, इस पर उसके बाद नदीम साहब से जवाब। हाँ, तो इसमें मैं फिर से बता दूं कि जब ऐसा, देखिए, पहले तो ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें कागजों से ऊपर इस पैक्ट की कोई यूटिलिटी अभी तक नहीं दिख रही। काफी दिन हो गए। सऊदीया पे जो अटैक्स हुए हैं उसका पाकिस्तान का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ईरान के ऊपर, नेचुरली, क्योंकि वहां पे वो दूसरा एक डीलिंग कर रहे हैं। सिमिलरली सीरिया में इसराइल ने 70 किलोमीटर दूर उस एयरबेस को मारा है जहां पे सस्पेक्टेड था कि तुर्की के सैनिक हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं, लेकिन टर्की ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये पेपर पे डील करके और अपने को एक मुगालते में रखना कि हम सेफ हो गए, हम सिक्योर हो गए, तीनों साथ आ गए, अब तो हम बांग्लादेश को लाएंगे, सीरिया को भी लाएंगे और ईरान भी आ जाएगा, ये बातों पे रिस्पॉन्ड करना मैं सही नहीं समझता। फैक्ट ये है कि दोनों, बलूचिस्तान को भी लिया है। करेक्ट, अफगानिस्तान ने हमला किया है, डिक्लेयर्ड हमला किया है, तो सऊदीया ने उनको क्या कर दिया। तो ये पेपर से थोड़ा ऊपर उठे तब तो इस पे कुछ कमेंट किया जाए। सिर्फ पेपर पे एक पैक्ट साइन कर लेने से, जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि इनके तुर्की के नाटो के साथ पैक्ट है, तो तुर्की पे अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान और सऊदीया लड़ेंगे या नाटो लड़ेगा। एक ही कंट्री सिमिलर आर्टिकल 5 दो अलग अलग ग्रुप्स में बट के कर रहा है। इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी कि इनको ये इसीलिए ये डिक्लेयर नहीं कर रहे कि पैक्ट में है क्या। सिर्फ ये मिलिट्री एंगेजमेंट्स हैं या ट्रेनिंग है या ज्वाइंट एक्सरसाइजेस हैं या इंटेलिजेंस शेयरिंग। जी जी, मेजर नदीम इस पे कुछ लाइट डाल सकते होंगे शायद।
नदीम साहब। देखिए, मैंने आपको बताया कि कोर माइनस आप अंडरस्टैंड करते हैं इस वर्ड को। तमाम चीजें हमारी वहाँ पे, इवन एयरफोर्स डिप्लॉय है, आप एयरफोर्स के आप जानते हैं, F-17 वहाँ पे हैं, F-16 हैं, J-10C हैं, वहाँ पे फ्लाई करते हैं इस वक्त। इसी तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग का है कि डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम टू गेट इट मैच्योर, तो इसमें टाइम तो लगेगा। ये एक एग्रीमेंट हुआ है, अभी मैच्योर होगा, अभी एक समझने के इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि जाइंट लीप है हमारे जैसे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इट इज नॉट अगेंस्ट एट एनी कंट्री। मैंने आपसे कहा कि इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि इंडिया के साथ नहीं? हमारी आपके साथ $40 बिलियन की हमें नुकसान हो रहा है अगर हमारी जो आपके साथ ट्रेड खुल जाए, ठीक है। वो आपने एक आतंकवाद का एक इल्जाम लगा के तो उसको चले, जो भी है, मैंने आपसे कहा कि आप विटनेस लाएं और खत्म करें या आगे चले, चीजें तो आगे चलने पे होंगी। तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, वहां पे हो सकता है तासुब हो, असबियत हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, मैं कभी इस तरह से उंगलियां उठा उठा के हुकूमत नहीं समझ पा रही है, जिसकी हुकूमत नहीं समझ पा रही कि मैच्योर देश जो आतंकियों को पाल रहा है उसे एक मैच्योर डिसीजन की उम्मीद थोड़ी कम होती है नदीम साहब। लेकिन एक सवाल जरा इस पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद इसी से जुड़ता हुआ मेरा सवाल अगला भी है। क्या कमिटमेंट रहेगा, क्या सीमा रहेगी इस पैक्ट की, इस डिफेंस डील की, कहां तक साथ देंगे? देखिए, इसमें आपने बड़ा अभी क्लियर खुद पढ़ा अपने प्रीमाइस के अंदर कि जनाब एक कंट्री पर हमला तमाम कंट्रियों पर हमला समझाएगा, एनी अटैक, ठीक है, और एनी ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, जो मेंबर होगा इसका, वो तमाम कंट्रियों और अमेरिका अगर ईरान पर करता है फिर अटैक करेंगे। अमेरिका अगर ईरान पर करता है तो क्या अमेरिका पर हमला करेंगे आप लोग? अमेरिका के लिए, अमेरिका के अगेंस्ट करेंगे? इसीलिए सर ने सही कहा, सर आशीष ने, कि जब तक ये वायरिंग स्टेट्स हैं, ये एग्रीमेंट, इनको ये एग्रीमेंट में शामिल ना तो हो सकते हैं, ना ही फिर इनवैलिड हो गया, फिर तो इनवैलिड हो गया आपका ये पैक्ट ही। मक्का पैक्ट इज अ बिग फेलियर देन। ये देखिए, मक्का पैक्ट तो आज नाम है, और मुस्लिम नेटो एक हम आपको थोड़ा सा तंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धर्म के नाम पर कब तक आप लड़वाइएगा? पैक्ट है, धार्मिक लड़ाइयां कब तक कराइएगा? ये राइट्स कब तक कराएंगे? आपसे मैंने सीधा प्रश्न पूछा, कमिटमेंट कहां तक रहेगा? आपने कहा इन तीनों देशों पर हमला हुआ तो हमला करेंगे, अमेरिका पर करेंगे, ईरान के ऊपर किया, एनी अटैक ऑन एनी ऑफ द कंट्री, अमेरिका पर करेंगे आप, हाँ या ना? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जी करेंगे। कोई भी घुमाइए मत, ये पहेलियां मत बुझाइए, पाकिस्तान में चलता होगा, पहेलियां मत बुझाइए। पर मुझे बस इतना बताइए, अमेरिका पर करेंगे? क्योंकि वो तो लगातार जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सिविलाइजेशन उड़ा देंगे। जी करेंगे, अगर तो मेंबर है तो। अभी मेंबर नहीं है, जब भी तो मेंबर भी नहीं बना रहे ना सर। बस यही जवाब चाहिए था आनंद सर। अमेरिका पर भी हमला करेंगे, यानी कि ना ये दोस्त के हैं ना ये दुश्मन के हैं, इनका कटोरा जो कर्ज वाला भीख वाला जहां चल जाए वहीं पर सही। नहीं, दोस्त के हैं। नहीं, आपने जवाब दे दिया, आप अमेरिका पर हमला करेंगे। आनंद सर नाउ। पाकिस्तान की औकात नहीं है अमेरिका या हिंदुस्तान या इजराइल पर हमला करने की, ये डरपोक लोग हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये समझौते कर रहे, कोशिश कर रहे धर्म के नाम पर इस्लामिककरण करने का इस इलाके का, जो पूरे देश इनके साथ नहीं आएंगे। तीसरी बात, ईरान को ये अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान देखिए आज के दिन नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है। पर ये दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि एक धर्म के आधार पर जिस प्रकार से एंटी इजराइल, एंटी भारत और अमेरिका भी इनकी लपेट में आ रहा है, ये तीनों के खिलाफ एक तरह जमावड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद सर कमिटमेंट पूछा कि उसकी सीमा क्या होगी, कहां तक कमिट करेंगे? तो कह रहे हैं देशों की रक्षा तब तक जब तक हमला होगा। यानी अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा अगली दफा, तो ये अमेरिका के अगेंस्ट खड़े रहेंगे खुले तौर पर, डिप्लोमेटिक टर्म्स में भी। इनकी औकात नहीं है, ये डरपोक हैं और ये कर भी नहीं पाएंगे। ये ड्रामा कर रहे हैं साहब। इनका उधर बलूचिस्तान जाने वाला है, इधर सिंध जाने वाला है, उधर टीपीपी ने इनका अफगानिस्तान का इलाका कब्जा कर लिया है, अजायब घर भरे हुए हैं, अजायब घर भरे हुए हैं, 1,500 इसके पास कुछ नहीं है। ये फसाद है, ये कटोरा लेके दुनिया में शहादत है और भारत विरोध मानसिकता पाल के रखते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, कहीं डरने की जरूरत नहीं है। ये कोशिश करेंगे, ये हर प्रकार के धर्म के नाम पर फसाद फैलाएंगे दुनिया में, आतंक फैलाएंगे, डराएंगे। पर हमें पता है ये अमेरिका से भी डरते हैं, भारत से हाथ जोड़ते हैं और इजराइल से कांपते हैं। दे कैन डू नथिंग बट दे विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड बाय मींस ऑफ टेरर, और ये करते रहेंगे।
जब तक पाकिस्तान टूटेगा शहबाज नहीं, शरीफ बंकर ये में छिप शांति गए से थे। नहीं बैठेंगे। शहबाज शरीफ बंकर में छिप गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 60 कॉल इनकी डीजीएमओ की 60 कॉल डोनाल्ड ट्रंप को गई थी कि बचा लीजिए, बाप से पंगा ले लिया है भारत से, और ये कह रहे अमेरिका से वन ऑन वन कंपटीशन करेंगे अगर किसी भी देश पर हमला होता है। ख्वाब देखिए इस बात के नदीम साहब, और अपनी आवाम को पहले रोजमर्रा की जो चीजें वो दे दीजिए, आटा दाल चावल और पानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हो सकता है हवा भी बंद हो जाए, क्योंकि आपने तो जो पंगे ले रखे हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, केपीके में, वो आपके ऊपर बैकलैश होने वाला। अब तो पीओके में भी आवाज उठ गई है। अब क्या रहेगी आपके लिए, जरा इसे सॉर्ट करवाइएगा। और आपकी आज की रील कट चुकी है, आज से मुनीर को जरूर दिखाइएगा। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ, खबरें लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।